नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। जून सीरीज की शुरुआत हम इक्विटी बाजार में देख रहे हैं शानदार बढ़त पर होती हुई, लेकिन हमें इंतजार रहेगा। सबसे पहला जो हमारा फोकस रहता है सौदा आपका में वो रहता है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। तो खुलने ही वाले कमोडिटी बाजार आपको बताएंगे किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपके लिए होगी फायदे का सौदा। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया यानी इंट्राडे के लिए एक जोरदार स्टॉक आइडिया हमारे एक्सपर्ट का आपके लिए होगा। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आनंद राठी फाइनेंशियल के चेयरमैन आनंद राठी से हम करने वाले हैं बात। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव और मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला भी जुड़ेंगे हमारे साथ आज सौदा आपका में। सिमी भौमिक के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमीत बगड़िया की जोरदार ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एफएनओ बाजार का सारा एक्शन 10:27 से, और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। कमोडिटी बाजार में मौजूदा उत्पादन कटौती की समय सीमा 9 महीने तक बढ़ाने के फैसले के बाद कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वियना में ये फैसला लिया गया है और कल के ऊपरी स्तर से क्रूड का दाम करीब 6% लुढ़क गया है। कल 5% का गोता लगाने के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल आज भी करीब 1% नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो $51 के पास हो रहा है कारोबार, और WTI क्रूड $48 पर आ चुका है। दरअसल कटौती की जो मात्रा थी उसे जो बढ़ाने का फैसला नहीं हो सका और डीप कट्स की उम्मीद पर बाजार बैठा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से हम इस तरह का दबाव देख रहे हैं। साथ ही ये भी याद रखिए कि नाइजीरिया और लीबिया को इस फैसले में छूट दी गई है, यानी वे अभी भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और दूसरी ओर अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में क्रूड में दबाव। इस बीच एग्री कमोडिटीज में उठापटक को रोकने के लिए एनसीडेक्स ने मार्जिन का सहारा लिया। एक्सचेंज ने कैस्टर पर स्पेशल कैश मार्जिन 20% से घटाकर 10% कर दिया है। वहीं जीरे में खरीद और बिक्री दोनों सौदों पर 5% का अतिरिक्त मार्जिन लगा दिया गया है। धनिया में आई एक तरफा गिरावट को रोकने के लिए एनसीडेक्स ने स्पेशल प्री एक्सपायरी और डिलीवरी मार्जिन की बौछार कर दी है, और मार्जिन की ये दरें 29 मई सोमवार से लागू होंगी। खुल रहे भारतीय घरेलू कमोडिटी बाजार। देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। क्रूड 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ आज के सेशन में शुरुआत कर रहा है। 3143 पर है। 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर रहा है क्रूड खुलते के साथ। वहीं सोने में हम देख रहे हैं हल्का सा संभल रहा है सोना। 28,725 का भाव है। हरे निशान पर सोने की शुरुआत हो रही है आज के बाजार में। चांदी अभी खुला है 39,802 के भाव के साथ खुल रहा है। अभी हम कुछ ज्यादा गतिविधि इसमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन में यहाँ पर मजबूती $212.80 के साथ। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत गिरावट के साथ होती हुई $371.15 का भाव है। एल्यूमिनियम में बढ़त है आज $126.60 के साथ खुल रहा है एल्यूमिनियम। वहीं लेड भी आज हरे निशान में शुरुआत कर रहा है। $134.75 के भाव के साथ लेड की शुरुआत हो रही है। निकल $584 से ऊपर बना हुआ है और अभी हरे निशान में शुरुआत। वहीं जिंक में भी आज मजबूती। तो केवल कॉपर एकमात्र बेस मेटल है जहां पर हम गिरावट के साथ शुरुआत देख रहे हैं। एग्री स्पेस में सोयाबीन दबाव के साथ खुलते हुए 2735 का भाव है। गिरावट सरसों में भी आज गिरावट के साथ ही हो रही है शुरुआत। 3521 के साथ आज सरसों की शुरुआत। ग्वार में भी गिरावट 3482 का भाव है। यहाँ पर भी गिरावट के साथ शुरुआत। हल्दी में दबाव लगातार अराइवल्स बढ़ने की वजह से हम ये दबाव देख रहे हैं। 5386 पर हल्दी की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर भी गिरावट ही है और जीरे में भी दबाव हम देख रहे हैं। एनसीडेक्स ने हालांकि फैसला किया सोमवार से एक स्पेशल मार्जिन भी हम देखेंगे इन स्पाइसेस में आते हुए इस गिरावट को टैकल करने के लिए। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और एलिगेट कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव। सुगंधा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल कल से ही सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। ओपेक के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि एक गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस गिरावट में आपकी सलाह क्या है?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। अभी अगर हम देखें तो मार्केट की काफी फोकस थी ओपेक की मीटिंग पर, और इसी वजह से प्राइसेस में हमने एक्सपर्ट आते हुए देखा था, जहां मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि ओपेक ऑयल आउटपुट कट एग्रीमेंट को एक्सटेंड करेगा 9 मंथ्स के लिए, एंड दे हैव मेंटेन दैट इटसेल्फ। बट मार्केट की अब पिछले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेशंस बन गई थी कि ओपेक वुड कम आउट विद डीपर कट्स ऑफ मोर देन 1.8 मिलियन बैरल, और ये इस कट को एक्सटेंड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 12 मंथ्स। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 1.8 मिलियन बैरल पर डे का ही कट मेंटेन किया है, और सिर्फ मार्च 2018 तक। इसीलिए मार्केट में एक डिसअपॉइंटमेंट का माहौल बना है, एंड दैट हैज बीन द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमने एक 4.6% का स्लाइड आते हुए देखा पिछले सेशन में। अभी मुझे लगता है ये वीकनेस शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज अभी मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं कि जो ग्लोबल ओवर सप्लाई है वो कैसे ड्रेन आउट होगी। So as of now, we would recommend to go for short positions crude oil में. I'm slightly revising the level considering the gap down opening. Intraday session में selling initiate कर सकते हैं at levels of around 3200. Stop loss रहेगा 3245, और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 3100 लेवल, और आने वाले दिनों में 3050 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अपने टारगेट को और स्टॉप लेवल्स को रिवाइज करिए। सुगंधा 3100 का टारगेट दे रही हैं और सेल साइड रहने की सलाह दे रही हैं क्रूड में। सुगंधा जी, सोने पर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? प्रियंका, सोने की बात करें तो हमने प्राइसेस को काफी कंसोलिडेट होते हुए देखा है इन्हीं लेवल्स पर। 28,600 टू 28,750 एरिया में प्राइसेस काफी हद तक कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी पॉजिटिव मोमेंटम वापस से कंटिन्यू होगा। चाइना से डिमांड स्ट्रॉन्ग निकल के आने के चांसेस बन रहे हैं, और फेड ने भी इंडिकेट किया है दैट यस दे वुड एक्चुअली रिक्वायर 2 रेट हाइक दिस ईयर, जो भी फेड के मीटिंग मिनट्स आए हैं। बट ये सारे ऑफिशियल्स में कंसेंसस नहीं है। जो फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ है यूएस की, वो काफी हद तक स्लो डाउन हुई है, और इसी वजह से अभी लगता है शायद जून में रेट हाइक ना हो, एंड दैट विल बी द मेजर रीजन जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। आज इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस इन गोल्ड ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 28,620 टू 640। स्टॉप लॉस रहेगा 28,500, एंड हायर साइड में इन्वेस्टर्स टारगेट कर सकते हैं 28,820 टू 860 एरिया। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनुज जी। एनसीडेक्स ने कमोडिटी में उठापटक रोकने के लिए बड़ा एक्शन किया है, कैस्टम में मार्जिन घटा दी गई है। क्या किया जाए इसमें, क्या असर आप देख रहे हैं इस कदम का? देखिए, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर हम देखें तो ये कदम जो है थोड़ा पॉजिटिव रहेगा मार्केट की। हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा भी जो भाव है वो थोड़े रुकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने एक शार्प करेक्शन आते हुए देखा है। मगर ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल साइड देखें तो फंडामेंटल अभी भी वीकनेस के हैं। अगर हम कैस्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि कैस्टर में हो सकता है कि मार्केट गिरावट रुके, मगर फिलहाल जिस तरह का फंडामेंटल्स है हो सकता है कि भावों में अगेन सेलिंग देखने को मिले। और साथ ही में अनुज, मसालों में भी पिछले दिनों से हम काफी गिरावट देख रहे थे। एक तो अराइवल बढ़ी है, प्री मानसून शार की वजह से भी ये सब एक्शन दिखा, और एक एक्सचेंज भी अब कदम उठा रहा है कि धनिया में जो है इसमें भी काम कर रही है धनिया में। तो अभी धनिया पर क्या व्यू बन रहा है, और धनिया के अलावा बाकी मसालों पर भी आपकी राय जानना चाहूंगी। प्रियंका जी, देखिए यहाँ पे 2-3 फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला है कि अगर हम देखें तो अराइवल्स का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा है। दूसरा, जो मॉनसून का एक्सपेक्टेशन है वो 100% है। कहीं ना कहीं जो बिकवाली है वो यहाँ पर देखने को मिली, और जो ट्रेंड हमने देखा था वो यहाँ पर सेलिंग की तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि मसालों में हो सकता है कि आने वाले कुछ और दिन गिरावट देखने को मिले। हालांकि मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, मगर हमें लगता है कि अभी भी एक सेलिंग प्रेशर मसालों में रहेगा। अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो हमें लगता है कि करीबन 4,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक के अंदर भी हमें लगता है कि नीचे 5,000 तक के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्पाइसेस के अंदर टर्मरिक और हल्दी के अंदर और धनिया के अंदर बिकवाली का माहौल बन सकता है। सुगंधा, बेस मेटल्स में आपका व्यू समझना चाहूंगी। प्रियंका, बेस मेटल्स की बात करें तो एक मिक्स ट्रेंड निकल के आ रहा है। मार्केट में काफी चॉपी ट्रेड्स हैं। अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो चाइना का कोर प्राइसेस जो हमने पॉजिटिव डेटा आते हुए देखे, दैट विल बी सपोर्टिव फॉर बेस मेटल प्राइसेस। साथ ही साथ यूएस का भी गुड्स ट्रेड डेटा जो डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है, सो दैट इज स्लाइटली पॉजिटिव फॉर प्राइसेस। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, बट स्लाइट पॉजिटिव बायस कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर द डे। आज इंटरडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी टू गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस इन लेड। स्मॉल डिप्स पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ 134। स्टॉप लॉस रहेगा 133, इन हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 135.80 एरिया।
थैंक यू आप दोनों का। सुगंधा सचदेव और अनुज गुप्ता हमारे साथ थे, बता रहे थे किस तरह की स्ट्रैटेजी हो आपकी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आनंद राठी फाइनेंशियल के चेयरमैन आनंद राठी। आगे बताते हैं आपको आज का तत्काल ट्रेड आइडिया, एक ऐसा स्टॉक इंट्राडे में जिसमें देंगे हमारा एक्सपर्ट आपको स्ट्रैटेजी। नीरव वखारे आज आपके लिए लेकर आए तत्काल ट्रेड का आइडिया और इनके मुताबिक दीवान हाउसिंग DHFL में है खरीद की सलाह इंट्राडे के लिए। लक्ष्य 418 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस लगाइए 407 पर और इंट्राडे के लिए खरीदिए DHFL। और अब बात मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने की। आज मोदी सरकार 3 साल पूरे कर रही है। ऐसे में हम शेयर बाजार के दिग्गजों से खास बात कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं इस सरकार के कामकाज का। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आनंद राठी के चेयरमैन, आनंद राठी फाइनेंशियल के चेयरमैन। और इनसे आनंद राठी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे मिस्टर राठी यही कि सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इन 3 सालों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इन 3 वर्षों में मोदी सरकार ने कई काम बहुत अच्छे किए हैं और मैं समझता हूँ कि 3 साल में एक नॉर्मल कंपेयर टू अर्लियर द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक्शंस, चेंजेस, रिफॉर्म्स, ये काफ़ी अच्छी रही है मोदी सरकार की। मिस्टर राठी, मोदी सरकार बड़े रिफॉर्म के एजेंडे के साथ आई थी। आप सरकार के रिफॉर्म्स को कैसे देख रहे हैं अब जब 3 साल बीत रहे हैं, और खासकर GST को लेकर आप जिस तरह से इसको पैन आउट किया गया, इसके बारे में आपकी राय? ये GST जो इन्होंने किया है और जो लागू होने वाला 1 जुलाई से, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें जो कामयाबी हासिल की सरकार ने वो बिल्कुल तारीफ के लायक है, क्योंकि एक बड़ा पेचीदा सवाल था, इतने वर्षों से उलझा हुआ था और पॉलिटिकल पार्टीज में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये गेम चेंजर है। ये देश के लिए एक 1 नेशन 1 टैक्स की जो थ्योरी है, ये बड़ा गेम चेंजर थ्योरी है और इसका जाके बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरे देशों में, कई देशों में ये है, परंतु विशेषकर इतने बड़े देश में और इतने प्रांतों का और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज होने के बाद इस रिफॉर्म को ले आना और सबको मना लेना और सबके साथ एक एग्रीमेंट लाना, ये मैं समझता हूँ आसान काम नहीं था। इसके लिए मैं समझता हूँ पूरे देश को, इस सरकार को पूरी बधाई देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा कदम इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये। तो इसके अलावा मिस्टर राठी, आपको क्या लगता है मोदी सरकार के सबसे बड़े रिफॉर्म क्या रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो मेजर रिफॉर्म्स जो हुए हैं इन 3 सालों में, उसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण समझूंगा जो 3-4 जो इन्होंने किए हैं। एक तो जनधन योजना जो चालू की है, जिसके कारण सारे बेनिफिट्स अब जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने लगे हैं और वो जो लीकेजेस हो रहे थे उसमें कम हुए हैं। दूसरा बड़ा डिमोनेटाइजेशन, एक बहुत बड़ा काम था जो आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल था। उसमें कुछ मुश्किलें भी हुई लोगों को, परंतु मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के एंगल से ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। फिर जैसे इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लीगल लॉ लाए हैं, देश में जो नई कदम उठा रहे हैं मेक इन इंडिया के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, स्वच्छ भारत, मतलब मैं समझता हूँ मोदी जी के कार्यकाल में 3 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि उनका एक प्रभाव नीचे तक आने में समय लगेगा। और सरकार ने ब्लैक मनी के लिए भी कई कदम उठाए हैं, तो ये कदम आपकी नजर में कैसे रहे? क्या इनसे टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप उठाया था उसका
मेन पर्पज एक ये था कि भाई ब्लैक मनी का जो है काम कम हो। तो ब्लैक मनी कम करने के लिए दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, एक तो डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी। और उन दोनों के चलते टैक्स कंप्लायंस आपने देखा ऑलरेडी बढ़ने लगी है, बहुत इम्प्रूव होने लगी है। और आगे जाके अगले 2 साल में मुझे लगता है टैक्स कंप्लायंस की जो है दर हर वर्ष उसमें इम्प्रूव होती रहेगी। लोगों को समझ में आने लगेगा कि भाई ये टैक्स कंप्लायंस करना ज़्यादा अच्छा है बजाय और कोई रास्ते में जाने के। और इसलिए टैक्स की जो रेवेन्यूज़ हैं आपको इस वर्ष भी बढ़ी हुई नज़र आएंगी और आगे सालों में जाके रेवेन्यू पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका नज़र आएगा। और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आनंद राठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद इनसे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। मोदी सरकार 3 साल पूरे कर रही है और हम बाजार के जाने माने दिग्गजों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आनंद राठी फाइनेंशियल के चेयरमैन आनंद राठी। मिस्टर राठी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार की विदेशी नीति कैसी रही है? क्या भविष्य में एफडीआई बढ़ने के संकेत हैं? देखिए, सरकार की पॉलिसी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए है वो बड़ी प्रोएक्टिव रही हैं, अच्छी रही हैं। एफडीआई में आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड फ्लो ऑफ मनी एफडीआई में आ रहा है जो पहले देश में नहीं आया था। और आगे इसकी बहुत संभावना है क्योंकि अपने देश में ये मेक इन इंडिया और एफडीआई दोनों मिला के बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे डिफेंस के मामले में इन्होंने ओपन किया, डिफेंस को प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर को दिया है, वो ओपन किया है। फॉरेन कंपनीज डिफेंस में आ रही हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे जाके आगे आने वाले सालों में इससे देश को फायदा होने वाला है। और आखिर में सर, बाजार का इन दिनों शानदार परफॉर्मेंस रहा है और इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है कि अगर बाजार की बात करें तो निफ्टी को 10,000 के स्तर तक कब जाते हुए आप देख रहे हैं? कोई टाइमलाइन जो आपको लग रहा हो? देखिए, ये क्या है, शॉर्ट टाइम में कहना मुश्किल है, परंतु हाँ 5 डिजिट जरूर क्रॉस करेगा। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगले 6 महीने से 12 महीने के बीच में तो क्रॉस करेगा ही, परंतु बीच में उतार चढ़ाव होना संभव है। एक चीज़ जरूर मैं आगाह करना चाहूँगा आपके सब दर्शकों को कि भाई अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो अभी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी जो जस्टिफाई कर सके जिस तरह मार्केट बढ़ रहा है। तो लगता है अगर अगले 1 साल 2 साल में अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी बढ़ी तो ये मार्केट में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तर होती जाएगी। परंतु मार्केट जरूर, कोई भी मार्केट जब तेजी से बढ़ता है तो एक कंसोलिडेशन प्रोसेस रहता है, उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशंस उतार चढ़ाव चलते हैं जो बिल्कुल संभव है। परंतु जो आपने सवाल पूछा कि 10,000 का आंकड़ा कब पार करेगा निफ्टी, मेरा मानना है कि अवश्य अगले 6 से 12 महीने में पार करेगा। और मिस्टर राठी, क्या आपको अब लग रहा है कि रेटिंग एजेंसी उसकी तरफ से इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड करने का वक्त आ गया है और आप अगले 2 साल सरकार के लिए कैसे देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, मेरे हिसाब से आज जो रेटिंग है भारत की वो इटसेल्फ कम है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। परंतु जैसा अक्सर देखा गया है कि रेटिंग का संबंध खाली अर्थव्यवस्था से नहीं और कई चीज़ों से भी रहता है, ऐसा लगता है। मैं कहना मुश्किल है, परंतु हाँ रेटिंग बढ़ने की संभावना है। जो कि मैंने सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव बताई, परंतु साथ साथ ये आप पूछना चाहेंगे भी कि आज के चैलेंजेस भी हैं, अभी भी सरकार के सामने चैलेंजेस हैं। बड़ा चैलेंज एक तो ये है कि अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हो रही है उसका असर अभी तक व्यापारी वर्ग में पूरा नज़र नहीं आ रहा है। व्यापारी वर्ग अभी भी चाहते हैं कि इसको, और ये ज़रूरी है, देश को अगर आगे बढ़ना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान और देना ज़रूरी है। और कई रिफॉर्म्स बाकी हैं, अभी लेबर रिफॉर्म्स में बहुत कुछ बाकी है। लैंड का रिफॉर्म सरकार ने कोशिश की परंतु कामयाब नहीं हो पाई, उसके तरफ ध्यान देना। तो देखिए, कई चीज़ें बाकी हैं, कई चीज़ें हुई हैं। तो मेरा मानना जो हुई है वो चीज़ें अच्छी है और सरकार के मनसा लगती है, जो सरकार का तरीका लगता है कि भाई सरकार रिफॉर्म्स के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और लगता है कि अगला चुनाव होने के पहले पहले सरकार कई तरह के रिफॉर्म्स और लाने की कोशिश करेगी।
धन्यवाद मिस्टर राठी, आपने वक्त निकाला CNBC आवाज के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे सुमित बकड़िया और सिमी भौमिक। आगे नए शिखर पर हुई जून सीरीज की शुरुआत। सेंसेक्स ½ % चढ़कर 30,900 के करीब। निफ्टी भी 450 छूने की कोशिश में और मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी। आज एनपीए पर आरबीआई की उच्च स्तरीय बैठक से पहले सरकारी बैंक दबाव में। एक्शन प्लान को लागू करने पर बैंकों से मिलेंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विश्वनाथन और वीराचार्य। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। कमजोर नतीजों से सिप्ला 2% फिसला। 16% उम्मीद के मुकाबले। आय में सिर्फ 8% की ही बढ़त। मार्जिन पर पड़ी सबसे बड़ी मार। आज से निफ्टी में वेदांता की हुई एंट्री। ग्रासिम की जगह वेदांता शामिल। शेयर 1.5% से ज्यादा ऊपर। आज आईटीसी और सन फार्मा पेश करेंगे अपने तिमाही नतीजे। आईटीसी का मुनाफा 12% बढ़ने का अनुमान, लेकिन सन फार्मा कर सकता है निराश। मुनाफे में 6.5% गिरावट संभव। ओएनजीसी और टेक महिंद्रा के नतीजों का भी इंतजार। ओएनजीसी में की आय में 31% के उछाल की संभावना। मार्जिन में सुधार का उम्मीद भी। टेक महिंद्रा की डॉलर आय में हल्की बढ़त संभव। और मोदी सरकार के कामकाज के 3 साल पूरे। आज गुवाहाटी से पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। देश के सबसे लंबे ब्रिज का भी करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल करना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। और देख लेते हैं आज शुरुआत कैसी दिखाई दे रही है। हल्की मजबूती के साथ बाजार खुला। 9550 के आसपास इस समय ट्रेड्स मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। 31 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर हम देख रहे हैं शुरुआत जरूर हुई है सीरीज की। 126 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। और अगर मिड कैप इंडेक्स देखे लगातार मार खाता हुआ इंडेक्स आज कुछ हरकत में है। 209 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी 44 अंकों का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल बाजार की तस्वीर है। अब मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटी कैसी दिखाई दे रही है। 9600 के कॉल में हमने देखा है कुछ एक्शन बढ़ता हुआ। 9700 का कॉल भी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है सीरीज की शुरुआत में। सपोर्ट 9400 9500 पर लिया जाएगा क्योंकि वो पुट्स हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव है आज के ट्रेड में। क्या रणनीति हो, सीरीज की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आपका क्या ट्रेड बनता है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है simibhomik.com की सिमी भौमिक और वायदा चेक लेंगे आज चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया से। आप दोनों का स्वागत है। सुमित, सीरीज की शुरुआत स्ट्रॉन्गर नोट पर हुई है। इतनी ज्यादा तेजी नहीं जितनी पिछली सीरीज में हमने तेजी देखी थी ओपनिंग में। बताइए क्या ट्रेड लिया जाए। 9450 के पार तो हम कॉन्फिडेंटली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 9550 क्या पार कर पाएंगे, इसके ऊपर क्या पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल यस एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा ब्रेकआउट और बहुत अच्छा मूव हमको कल एक्सपायरी के दिन भी निफ्टी के अंदर देखने को मिला है और आज भी हमको एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल रही है। इमीडिएटली निफ्टी इज हेडेड फॉर 9600 लेवल्स। थोड़ा सा आज ऊपरी लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी 30 पॉइंट्स का हमने मूव देखा हुआ है। तो प्रेजेंट लेवल से अगर थोड़ी सी कोई गिरावट आती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग के लिए अच्छा बैठेगा। प्रेजेंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा है क्योंकि जो बेस्ट स्टॉप लॉस अभी बैठ रहा है वो है 9450। कल का 150 पॉइंट का मूव था, इसके लिए इससे छोटा स्टॉप लॉस अभी मिल नहीं पा रहा है। तो बेस्ट स्टॉप लॉस है 9450 का ही। प्रेजेंट लेवल से अगर 30 पॉइंट की गिरावट आती है निफ्टी के अंदर तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक्जिस्टिंग पोजीशंस अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 9480 9490 के आसपास का लगा सकता है। पोजीशंस एक बार होल्ड करें। इमीडिएटली 9600 के टारगेट होंगे निफ्टी के लिए। फिर वो ब्रेक होने के बाद हमें एक्सटेंडेड मूव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 9600 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन आप ले जरूर। ये सुमित की राय बन रही है। सिमी, आपकी क्या कॉल रहेगी?
हाँ, गुड मॉर्निंग हर्षदा। मेरा भी कॉल एकदम बिल्कुल सहमत हूँ सुमित से। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि निफ्टी में आज एक नया हाई बना है 95.35 से 95.55, ये मेरा रेजिस्टेंस रेंज है, जो कि हल्का सा रेजिस्टेंस होगा अभी निफ्टी का। अगर निफ्टी 93.55 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगता है तो नेक्स्ट टारगेट 95.90 से 9600 ही होना चाहिए। ये टारगेट मेरा इंट्राडे का है। 9600 तक का टारगेट मैं इंट्राडे में ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर ऐसा ना होता है, मतलब इंट्राडे में अगर 9600 तक नहीं जाता है तो ट्रेड में मंडे तक भी ले जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि 9600 तक तो मिनिमम निफ्टी को जाना चाहिए। ओके, तो 9600 मिनिमम ये लेवल्स हैं जिसके लिए ट्रेड रहेगा और उसी पर आपकी नजरें होनी चाहिए, फोकस उसी ट्रेड पर किया जाए। लेकिन आज एक बड़ा दिन भी है, मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं ऑफिस में। और इस उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं दिन भर CNBC आवाज पर कई बाजार के दिग्गजों से, कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गजों से, और इसी सिलसिले में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मारुति के चेयरमैन RC भार्गव साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पिछले 3 सालों में हमने देखा है मार्केट्स में काफी जोश रहा है, इस गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा भरोसा रहा है, लेकिन हमें आपसे ये जानना है कि क्या वाकई में मोदी सरकार इकोनॉमी को सही दिशा में लेकर जा रही है, और अगले 2 साल में आपको क्या लग रहा है अर्थव्यवस्था की स्थिति कितनी और मजबूत होती दिखाई देगी? मेरी समझ में तो मोदी सरकार ने एक बहुत समझ बूझ के एक प्लान बनाया हुआ है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनके सामने बहुत प्रश्न थे, क्योंकि पिछले कई साल क्या मैं कहीं 40-50 साल से हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था और जो नीतियां बनानी चाहिए थी, जिनके मुताबिक हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिव हो जाता, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाता, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तेज़ रफ्तार से चलती, वो नहीं हो पाई। और जो हमको करना चाहिए था हिंदुस्तान में, वो चाइना करने लगा। अब उस सब चीज़ को हटा के और एक दूसरा सिस्टम लाना है, और उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं इस सरकार ने। पहली बार किसी सरकार ने कदम उठाए हैं, और मैं समझता हूं कि इन कदमों का जो नतीजा है वो आगे वर्षों में नज़र आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेंगे। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, तो पूरी इकोनॉमी में नौकरियां भी बढ़ेंगी, और जो लोग वोटर चाहते हैं वो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं कि वहां पर बूस्ट मिलेगा, लेकिन इस सरकार ने डिमोनेटाइजेशन जैसा कठोर कदम भी उठाया जिसका असर पड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर, खासकर ऑटो इंडस्ट्री पर। उससे आप क्या पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं? इंपॉर्टेंट कदम हम मानते हैं था, लेकिन इम्पैक्ट रहा है इंडस्ट्री पर। और साथ ही ये बताइए फिर आने वाला साल, अगले 2 साल आपकी इंडस्ट्री के लिए कैसे रहेंगे, जिस ग्रोथ स्टोरी की आप बात कर रहे हैं मोदी सरकार से जुड़ी हुई? हाँ, अब तो पिछले साल से ही नज़र आ रहा है कि ऑटो सेक्टर की ग्रोथ जो है वो अब काफ़ी स्टेडी और अच्छी हो रही है, और जो पहले दिक्कतें थीं और जो एक टेम्पररी दिक्कत आई थी डीमोनेटाइजेशन के वजह से कुछ सेक्टर्स ऑटो इंडस्ट्री में, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, और अब अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन सरकार की नीतियां जो ऑटो इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट कर रही हैं, एक तो डिमोनेटाइजेशन था जिससे आपने कहा कि रिकवरी आ चुकी है, लेकिन BS4 के नॉर्म्स जिस पर सरकार काफी अड़ी हुई थी कि उसको जल्द से जल्द लागू करना है, क्या वो एक बहुत बड़ा रोड़ा है, या फिर ये सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव है लॉन्ग रन में? आप कैसे देख रहे हैं नीतियों को? नहीं, ऑटो सेक्टर के लिए कोई ऐसी दिक्कतें सरकार नहीं लाई है। जो रेगुलेटरी काम करने हैं सेफ्टी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वो तो हर एक मुल्क में हो रहे हैं और हिंदुस्तान में भी होने चाहिए।
तो उस लिहाज में जो काम किए गए हैं उसका उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसके खिलाफ तो कोई बोलने का मकसद नहीं उठता है। कुछ दिक्कतें ज़रूर आई थी पिछले साल में जब सुप्रीम कोर्ट ने डीजल कार्स बैन कर दिया था और इस किस्म की कुछ चीज़ें हुई थी, तो वो चीज़ अलग रही है। बट वो भी अब सब चीज़ पिछड़ गई हैं और अब कोई ऐसी रुकावट नहीं है ऑटो इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है भार्गव साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे फिर आने वाला समय आपकी कंपनी के लिए, मारुति के लिए खास कैसा रहेगा, खासकर एक्सपोर्ट्स को लेकर आपका क्या प्लान है, किस तरह के वॉल्यूम्स पर आप कोशिश करना चाहेंगे, कंपनी को ले जाएंगे? देखिए, एक्सपोर्ट के तरफ हम इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है गुजरात को भी मिलाकर वो डिमांड से इस वक्त कुछ कमी पड़ती है। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी तब तक ये संभव नहीं बनता है कि हम एक्सपोर्ट्स में कोई ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश करें। तो इस साल तो जैसे हमारे लक्ष्य हैं वो 1,25,000 के आसपास का लक्ष्य है और मैं समझता हूँ अगले साल भी लगभग वही लक्ष्य रहेगा। मैं एक और फेवरेट टॉपिक पर आऊंगी जो सरकार का ड्रीम है, क्योंकि इस पर हमने देखा है नितिन गडकरी साहब हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ कहा है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जल्द से जल्द भारत में आए ऐसी कोशिश सरकार की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वो जोर देना शुरू करेंगे। इसी को देखते हुए दूसरे प्लेयर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की सोच रहे हैं, उस पर काम शुरू कर दिया है। आपका क्या प्लान रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर? कोई रोड मैप तैयार किया है आपने? देखिए, मारुति के प्लान्स तो अल्टीमेटली कस्टमर डिसाइड करते हैं। जो कस्टमर गाड़ी पसंद करेंगे वही गाड़ी हमको बना के बेचनी है, क्योंकि अगर कस्टमर किसी गाड़ी को कम पसंद करेगा तो उसकी बिक्री कम होगी, तो हमको उसी हिसाब से गाड़ी बनानी पड़ेगी। इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स की जो सेल है हिंदुस्तान में करंटली वो तो बहुत कम है और इसलिए हम इलेक्ट्रिक कार अभी नहीं बना रहे हैं। मगर हमने गवर्नमेंट का जो प्लान है वो बहुत बेहतरीन प्लान है और उनके जो लक्ष्य हैं बहुत अच्छे लक्ष्य हैं, तो उनका हमने पूरा ध्यान दे रहे हैं उसकी तरफ। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार्स को कस्टमर्स के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ाने का इकोसिस्टम बढ़ता रहेगा, उसी हिसाब से हम भी अपने जो प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, वो बदलते रहेंगे। और जब जैसे ही ये नज़र आएगा कि अब इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छी हो जाएगी तो हम भी उस दिशा में चल पड़ेंगे। भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बात करने के लिए और साथ ही एक रोड मैप भी बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक कार्स पर मारुति की इच्छा होगी आने की, लेकिन पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहेंगे कि कितना बनता है और कितनी तैयार है भारतीय इकोनॉमी और भारतीय ग्राहक खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। उसी के बाद मारुति अपना कदम बढ़ाएगी इस क्षेत्र में। हम लेंगे इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे 2 जानकार सिमी भौमिक और सुमित पकाड़िया आपको बताएंगे आज का ट्रेड क्या है। साथ ही इस नई सीरीज के लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में हम आपको बताएंगे। बने रहिए हिंदी से आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन हिंदी से आवाज पर। 9543 ये लेवल्स हैं निफ्टी के। आज की शुरुआत मजबूत है और उन लेवल्स पर हम टिके हुए हैं। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड बनता है, पहले सुमित से जानेंगे और उसके बाद आज के पिक्स भी हम समझेंगे सुमित और सिमी दोनों से। बताइए सुमित, क्या ट्रेड आप सुझा रहे हैं आज ऑप्शंस में? मेटल स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है हर्षदा। वेदांता एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है प्रेजेंट लेवल्स पे। हमने जब कॉल बनाया था तब ये 11 रुपए 11.5 रुपए के आसपास चल रहा था, अभी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, बट स्टिल वेदांता इज लुकिंग गुड। यहाँ से हमको और भी 10 से 12 रुपए का मूव स्पॉट लेवल्स के हिसाब से देखने को मिल सकता है। 235 का कॉल बाय करके काम करना चाहिए। प्रेजेंट लेवल के पास भी बाय कर सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से कोई 1.5 रुपए की गिरावट आती है तो भी बाय करें। 9 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 20 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 16 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा 235 के कॉल का। उसके बाद हमें 20 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्पॉट में 10 से 12 रुपए की तेजी लग रही है।
ओके, तो वेदांता क्योंकि ये आज वैसे निफ्टी का हिस्सा बना है तो एक अच्छी ऑप्शन स्ट्रैटेजी सुमित ने तैयार की है आपके लिए। वेदांता का 235 वाला कॉल खरीदे जो 13 रुपए के आसपास है, टारगेट 16 से 20 का रहेगा, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 9 पर रखिएगा। इनफैक्ट वेदांता सिमी के रेडार पर भी है। सिमी बताइए क्या ट्रेड आप सुझा रही है यहाँ पर, क्या लेवल्स? हर्षदा सचमुच वेदांता मेरा टॉप पिक में भी है। आज मैंने बाई कॉल दिया था वेदांता में 235 का स्टॉप लॉस के साथ मैंने 238 के आसपास बाई कॉल दिया था और मेरा जो इनिशियल टारगेट है वो 241, 244, 46 है। मुझे लगता है कि अगर 44, 46 का जो हार्डल मैंने दिया है वो हार्डल अगर क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो बहुत जल्दी ये स्टॉक 250, 52 के आसपास जाके सेटल करेगा। इनफैक्ट वही टारगेट लेके खरीदारी करनी चाहिए। 235 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके रेडार पर कौन से शेयर हैं, कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है? हर्षिदा मेरा सेकंड स्टॉक होगा स्पाइस जेट। मुझे लगता है कि एविएशन में ये एक ऐसा बेहतरीन स्टॉक है जिसमें जिसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। 108 से 105 के बीच में खरीदारी कीजिए, पोर्टफोलियो में रखिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, मैंने आज के दिन के लिए टारगेट 113 और 115 रखा है, बहुत जल्दी ये स्टॉक 120 से 25 का हाई भी छू सकता है। ये स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए हम स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी पहुंचे हैं और देश के सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित भी करेंगे। याद रखिए 3 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के और हमने देखा है पिछले 3 सालों में कई बड़ी बड़ी स्कीमें आई हैं जिसका फायदा आम नागरिकों को जरूर मिला है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं असम से, जहां पर पीएम मोदी ने उस पुल का उद्घाटन किया है जो देश का सबसे लंबा पुल है और आप वहां से सीधा टेलीकास्ट देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस मोड पर कुछ और अपडेट्स आपके लेकर आएंगे। सिमी की पिक्स हमने सुनी, स्पाइस जेट उन्होंने कहा एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, साथ ही वेदांता इनको पसंद है। सुमित के रेडार पर कौन से शेयर हैं ये उनसे समझेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने की और हमारे साथ इस मौके पर देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और जानकार जुड़ रहे हैं। इस समय हमारा साथ दे रहे हैं हर्ष मारीवाला, मैरिको इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन। मारीवाला साहब शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। पिछले 3 सालों में हमने देखा है कई नई स्कीमों का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह का उत्साह हमने देखा था इनके ऑफिस में पदभार संभालते ही बीच में ये थोड़ा सा ड्विंडल हुआ था क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने ट्वीट पर ये कहा था कि शायद ये ड्रीम्स फुलफिल ना हो। 3 सालों में आपको क्या लग रहा है अचीवमेंट से? क्या आप खुश हैं जो भी सरकार ने अब तक अचीव किया है या फिर उनका जो प्रोग्राम रहा है अब तक का? पहले तो एक चीज़ मानना पड़ेगा कि जब भी गवर्नमेंट पावर में आई, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने कई डिफ़िकल्टी इनहेरिट किए थी। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी द बैड लोन, एनपीए प्रॉब्लम्स, और उसका मैग्नीट्यूड हमको इतना मालूम नहीं था कि 6 से 8 लाख करोड़ होगा। तो वी हैव टू व्यू द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट दे हैड इनहेरिटेड। नाउ 3 साल में आप देखिएगा तो कई एरिया में बदलाव आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिया की इमेज इन द ग्लोबल वर्ल्ड विच हैज़ इम्प्रूव ड्रामेटिकली, और उसके कारण ज़्यादा एफडीआई आया है, एफआईआई मनी आया है, डेट मार्केट में मनी आया है, तो दैट इज़ हेल्पिंग द इकोनॉमी। Number 2, the overall macro situation is in a very good shape. It never been such a good shape. मैं मैक्रो की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन के बारे में, करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में, द रिजर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट लेवल। तो मैक्रो इज ऑल्सो इन वेरी गुड शेप। कई रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लगाए हैं। शायद जब भी स्टार्ट हुए थे तभी हम मेरे हिसाब से इम्पेशेंट थे, मगर ये रिफॉर्म को
इम्पैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग द चेंजेस और it's a matter of time that we will start seeing the impact of these initiatives. So basically in 3 areas the government has done well. One is in the area of image, second is in the area of reforms, and reforms covering many sectors, whether it is indirect taxes like GST or corruption or black money issues or issues to do with insolvency laws. कई reforms आए हैं. Virtually each and every sector has been covered by reforms. And the last is in the area of execution, क्योंकि infrastructure improve करने के लिए कई गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं. रोड्स, पोर्ट्स, पावर, ये सब में अच्छा प्रोग्रेस आया है. अभी देखना है कभी. ये समझना चाहूंगी, पिछले 3 सालों की बात हुई जो अब आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन पर काम किया है, कई अलग अलग रिफॉर्म सरकार ने उस पर पहल की है. क्या इन्हीं रिफॉर्म्स को आगे और फाइन ट्यून करने की जरूरत होगी अगले 2 सालों में, या फिर आपको लग रहा है कुछ और चीजें एजेंडा पर लाए उस पर भी काम शुरू करे सरकार? पहले तो अभी जो रिफॉर्म्स इन प्लेस है, कहीं वर्क इन प्रोग्रेस है, लाइक जीएसटी होएगा 1 जुलाई से, थोड़ा उसका टाइम लगेगा इम्पैक्ट होने के लिए. तो फाइन ट्यून थोड़ी कुछ लर्निंग का होएगा तो उसमें फाइन ट्यून हो सकता है, मगर नॉट बिग चेंजेस इन द रिफॉर्म्स विच द गवर्नमेंट हैज डन. Of course, there is always an opportunity to do more, and these areas are in the area of privatization. The government had earlier mentioned कि हम ज़्यादा गवर्नमेंट पे ध्यान रखेंगे और बिजनेसमैन पे छोड़ देंगे. तो I think things like privatization of certain sectors like airlines, many other sectors जहाँ गवर्नमेंट एक्टिव है, वो एरिया में रिफॉर्म आ सकते हैं. और कई एरिया में कई बात की गई है कि फार्म इनकम पे अबव सर्टन लिमिट टैक्स आना चाहिए. लेबर रिफॉर्म्स वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है. तो ये रिफॉर्म जर्नी इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी. एक बार इट्स द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो आई थिंक विद द चेंजेस इन वर्ल्ड द रिफॉर्म्स हैव टू कंटिन्यू, एंड आई होप दैट जो रिफॉर्म्स पेंडिंग है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़े और इंडिया शाइन्स आउट एज द बेस्ट कंट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस. आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी लार्जली कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है और उस कंजम्पशन को फ्यूल करने की कोशिश हर सरकार करती है. हालांकि डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था एंड होपफुली वी कमिंग बैक ऑन ट्रैक कंजम्पशन के लिहाज से. लेकिन हाउसिंग फॉर ऑल की जो स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो तवज्जो दिया जा रहा है, क्या वो काफी रहेगा इस कंजम्पशन स्टोरी को और बूस्ट देने के लिए और रफ्तार देने के लिए? हाँ, मेरे हिसाब से जीएसटी लॉन्च होएगा तभी कुछ अगेन थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, क्योंकि कई ट्रेडर्स, कई होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए स्टॉक एडजस्टमेंट होगा, तो वो 1-2 महीने के लिए कुछ इम्पैक्ट हो सकता है. मगर कंजम्पशन स्टोरी विथ ऑल दिस चेंजेस एंड रिफॉर्म्स हैपनिंग, आई थिंक इट विल इम्प्रूव एंड वी आर गोइंग टू सी अ बेटर हायर कंजम्पशन. Which will have a multiplier effect on many other sectors like capital goods and many other sectors which are not growing or not doing that well. I think we also have to improve the farm productivity, for which the government has taken steps, but a lot more needs to be done in the area of farm productivity so that more jobs are created in rural areas and to employ youth. I think agriculture is a good way to employ youth in rural areas. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर मारीवाला साहब अपनी राय देने के लिए. हर्ष मारीवाला कहते हुए काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं. अब अगले 2 सालों में सरकार को जो लेबर रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, उस पर जोर देना होगा और जीएसटी से थोड़ा सा डिसरप्शन ज़रूर आएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी नरेंद्र मोदी की सरकार की. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे. प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हम राय लेंगे प्रकाश काबा से. बने रहिए सिंबीसी आवाज़ पर. नए शिखर पर हुई जून सीरीज की शुरुआत. सेंसेक्स 0.5% चढ़कर 30,900 के करीब, निफ्टी भी
550 छूने की कोशिश में। मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी। आज एनपीए पर आरबीआई की उच्च स्तरीय बैठक से पहले सरकारी बैंक दबाव में। एक्शन प्लान को लागू करने पर बैंकों से मिलेंगे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर विश्वनाथन और विरल आचार्य। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। कमजोर नतीजों से सिप्ला 2.5% तक फिसला। 16% उम्मीद के मुकाबले आय में सिर्फ 8% की बढ़त। मार्जिन पर बड़ी सबसे बड़ी मार। आज से निफ्टी में वेदांता की हुई एंट्री। ग्रासिम की जगह वेदांता शामिल। शेयर करीब 4% ऊपर। आज आईटीसी और सन फार्मा पेश करेंगी नतीजे। आईटीसी का मुनाफा 12% बढ़ने का अनुमान, लेकिन सन फार्मा पर रह सकता है दबाव। मुनाफे के 6.5% में की गिरावट संभव। ओएनजीसी और टेक महिंद्रा के नतीजों का भी इंतजार। ओएनजीसी की आय में 31% का उछाल मुमकिन। मार्जिन में भी दिखेगा सुधार। टेक महिंद्रा की डॉलर आय में हल्की बढ़त संभव। और मोदी सरकार के कामकाज के 3 साल पूरे। देश के सबसे लंबे पुल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अब से थोड़ी देर में गुवाहाटी से करेंगे देश को संबोधित। तो बाजारों ने आज जून सीरीज की शुरुआत बिल्कुल हाई नोट्स में की है। जबरदस्त तेजी में नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 150 अंकों की मजबूती। 0.5% अब ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी में 9,550 पर हम इसे देख रहे हैं और इससे ऊपर बढ़ने की और कोशिश करता हुआ निफ्टी। मिड कैप का जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ 221 अंकों की शानदार मजबूती के साथ मिड कैप का सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हालांकि अभी हम देखें और सारे इंडाइसेस के मुकाबले थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो धीमी है, लेकिन हाँ हरे निशान में बैंक निफ्टी भी है। 62 अंकों की मजबूती के साथ मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। और कहां से सपोर्ट मिल रहा है? मेटल्स आज के हीरो है और इसीलिए हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता सभी है टॉप परफॉर्मर आज निफ्टी के। अदानी पोर्ट्स में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, येस बैंक और औरोबिंदो फार्मा, इन सबसे आज हरे निशान में कारोबार हम देख रहे हैं और बाजार को मजबूती मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, जून सीरीज की शुरुआत एकदम हाई नोट्स में होते हुए हम देख रहे हैं। ये लंबा महीना भी रहने वाला है। आप किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर? स्टार्ट विद द बैंग। बहुत बढ़िया अप मूव मिला। इतना अच्छा अप मूव मिला कि लग रहा था कि आज एक साइडवेज मूव होगा, लेकिन ये कंसोलिडेट करने का एक फ्रेश सीरीज शुरू हुआ है बिग अप मूव के साथ। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट भी मिला है 9,520 में निफ्टी में। तो मुझे लगता है अपसाइड ऑन है। जो कल का जो मूव था उसने 5 दिन का जो वीकनेस थी उसको कवर कर लिया। जब तक कि कल का लो बरकरार है तब तक हम मान के चलेंगे ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप। और कहाँ तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन यस अप मूव ऑन है। टिप्स मिलती हैं तो खरीदना चाहिए और साइडवेज मूव हो सकता है, लेकिन 2 कंसोलिडेशन रहेंगे। और अब बढ़ते हैं स्टॉक्स फटाफट की तरफ। अगले 5 मिनट तक आप क्या तमाम स्टॉक्स पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा की। औरंगाबाद से ललित माने का है पहला सवाल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ललित जी के पास। 200 शेयर 39 रुपए 80 पैसे की खरीद रही है। नुकसान में बैठे हैं, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। 40 का एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिए। जब भी ये क्रॉस कर लेगा तो फिर 50 का जोन जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए क्योंकि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। हरिद्वार से हिमांशु, मारुति के 10 शेयर 6,650 रुपए खरीद का भाव रहा है। ये स्टॉक तो होल्ड ही करना चाहिए। 7,000 के ऊपर आज क्रॉस हो गया। मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 7,500 का है। ट्रेड कर रहा है ब्लू स्काई टेरिटरी में, होल्ड। मुंबई से विशाल शिंदे, लिबर्टी शूज 1,000 शेयर 171 रुपए की खरीद। होल्ड ही करना चाहिए। बेस बन रहा है और एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिए 200 का। जब भी 200 क्रॉस कर लेगा तो 240 का भी लेवल दिख पाएंगे। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है लोअर लिबर्टी शूज, होल्ड। अहमदाबाद से प्रदीप गुप्ता के सवाल को शामिल करते हैं। इनके पास है हुआ तमाकी पीपीएल लिमिटेड
और ये होल्ड करते हैं 1500 शेयर, 250 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल नुकसान 6 रुपए 50 पैसे पर शेयर। ये स्टॉक तो मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं है। आई थिंक स्किप ही कर ले तो अच्छा रहेगा। शायद ये BSE में शायद लिस्ट नहीं हो रहा है, मेरा चार्ट भी नहीं है। बिल्कुल, तो हम इसे स्किप करते हैं, मुझे भी पढ़ने में दिक्कत ही हो रही थी। अगला सवाल है बुल्डाना के रवि मोहिते का। अदानी पोर्ट से इनके पास प्रकाश जी 200 शेयर 341 की खरीद रही है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इतना है कि स्टॉप लगाइए 320 का। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, 380 से 400 भी जा सकता है। होल्ड। दर्शन मिश्रा पुणे से गिन्नी फिलामेंट 1000 शेयर 47 रुपए 70 पैसे की खरीद रही है इनकी। महंगा लिया है लेकिन होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 30 जोन पे, वहां पर ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से। अगर इनको स्टॉप भी लगाना है तो 35 का लगाकर चलिए, होल्ड कीजिए। 55 का ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं गिन्नी फिलामेंट्स। कोटा से शशांक व्यास IDBI बैंक 500 शेयर 76 रुपए की खरीद रही है। नुकसान में बैठे हैं, स्ट्रक्चर वीक है लेकिन लोअर लेवल्स में IDBI बैंक करीब 55 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। होप करें यहां से एक बाउंस मिलेगा। जब ये बाउंस मिलेगा तो कहां तक जाएगा, 80 की तरफ, 75-80 जोन्स, वहां पर एक मौका मिले तो निकल जाइए। लखनऊ से जावेद डिश टीवी 600 शेयर 100 रुपए 45 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल में 80 के इर्द सपोर्ट है डिश टीवी में। अपमूव में रेसिस्टेंस जरूर है लेकिन 100 और 110 में, तो कॉस्ट के ऊपर जब भी मिलता है वहां पर निकले। होल्ड। दिल्ली से लक्ष्मण व्यास रिलायंस कम्युनिकेशन 2000 शेयर 50 रुपए की खरीद। एग्जिट। वीक स्ट्रक्चर और लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जयपुर से अनंत जैन सुमित इंडस्ट्रीज 2000 शेयर 38 रुपए 40 पैसे की खरीद। वेल, होल्ड ही करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है। अपर जिन से 45 to 50 का जोन है, शायद वो भी देखने को मिले। होल्ड। जोधपुर से सुरेश कुमार, इनके पास है सिंटेक्स 100 शेयर 120 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। 90 रुपए 15 पैसे पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं। आई थिंक एग्जिट करना चाहिए यहाँ पर। ओके, नुकसान भारी हो रहा है लेकिन एग्जिट की स्ट्रैटेजी ही रखें सिंटेक्स में। दिल्ली से हर्ष मनपुरम फाइनेंस 200 शेयर 96 रुपए की खरीद रही है। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है। 105 ये एक जोन है, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी 105 चला जाए तो वहां पर एक फ्रेश अपमूव मिलेगा। फिर 125 का भी टारगेट बनता है। होल्ड कीजिए मनपुरम फाइनेंस। पटना से कमलेश राव हिंद जिंक 100 शेयर 298 की खरीद है। वेल, होल्ड करना चाहिए। अब थोड़ी वीकनेस जरूर है और लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। शायद 200 का जोन भी देखने को मिले लेकिन 200 के इर्द गिर्द सपोर्ट है, वहां पर ऐड करना चाहें तो 200 के इर्द गिर्द ऐड कीजिए। फिलहाल होल्ड। मुंबई से संदीप दास UFO मूवीज 400 शेयर 478 की इनकी खरीद रही है। एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है और लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। शिमला से अनिल ठाकुर वीनस रेमेडीज 250 शेयर 101 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए। है स्ट्रक्चर वीक लेकिन ऐसी जगह पर है, लगता है यहां से एक बाउंस मिलेगा। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 115 का। 115 जब क्रॉस हो जाएगा तो 150 जाएगा और वहां पर रेसिस्टेंस है। फिलहाल होल्ड। अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से विद्याधर जोशी ऑन मोबाइल 200 शेयर 88 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। यहां पर भी सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। इसका एडवांटेज बाउंस मिलेगा तो बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर रुकती है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद नतीजों पर लक्स इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से हम करने वाले हैं बात और प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए आपके स्टॉक से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। आगे आप देख रहे हैं ज्यादा आपका और हमारे दर्शक जुड़ते हैं, पूछते हैं अपने सवाल। कोलकाता से विनय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। नमस्ते विनय, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास?
विनय जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन विनय जानना चाहते थे आईडीएफसी बैंक के बारे में। 5000 शेयर हैं इनके पास, 62 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है, 4 रुपए 10 पैसे पर शेयर नुकसान आईडीएफसी बैंक में विनय जी को उठाना पड़ रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह में आईडीएफसी बैंक कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पर, क्या करने की सलाह देंगे आप विनय को? सबसे पहले तो एक स्टॉप लगाना चाहिए 56 का। अगर 56 ब्रेक हो जाता है तो इनको एग्जिट करना चाहिए। और एक ध्यान दीजिए एक लेवल 65 का, जब भी ये 65 के ऊपर चला जाएगा तो फिर इसमें एक अपमूव शुरू होगा। इसका जो टारगेट तब बनेगा 75 का। तो एक स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। या तो 64-65 में अगर एक चांस मिलता है तो वहाँ पर भी निकल सकते हैं। ओके, 64 और 65 के लेवल्स पर निकलने की सलाह, पर 56 के आसपास में नहीं, एक स्टॉप लॉस इसका ख्याल जरूर रखिएगा आप आईडीएफसी बैंक में। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए दीपक त्रिपाठी जी का वाराणसी से आया है। टोरेंट पावर पर दीपक चाहते हैं सलाह। 600 शेयर है, 220 की खरीद रही है टोरेंट पावर में। प्रकाश जी क्या कहेंगे? 23 रुपए 65 पैसे पर शेयर नुकसान टोरेंट पावर में उठाना पड़ रहा है दीपक त्रिपाठी को। दो बातें, पहले तो होल्ड कीजिए और जो होल्ड करें उसका स्टॉप लगाइए 189 का। अगर 189 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। बेचिए कहां पर? 215 के इर्द गिर्द। कॉस्ट इनकी 220 है, लेकिन फिर भी 5 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन इसका अपमूव मुझे लगता है यहां से मिल सकता है, इसलिए स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए। और अब बात करते हैं लक्स इंडस्ट्रीज के नतीजों की। कंपनी का मुनाफा 27% बढ़ा है, आय में 4% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के मार्जिन में भी सुधार देखा गया है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उदित तोडी, सीनियर वीपी लक्स इंडस्ट्रीज। मिस्टर तोडी, स्वागत है आपका। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो पहला सवाल तो यही, कहां से सपोर्ट मिला है इन नंबर्स को? गुड मॉर्निंग प्रियंका। तो आपने जैसे कहा, लगभग इस क्वार्टर 27% हमारा प्रॉफिट बढ़ के आया है। तो प्राइमरीली हमारा जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी थे, जो डाउनकुनी प्लांट लगने के बाद हमें मिल रहा था, उसी के चलते एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। साथ ही साथ क्वार्टर में कंपनी ने ये भी ध्यान दिया है कि कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना है। तो वैल्यू एडेड गारमेंट्स को प्रमोट करने के साथ साथ भी थोड़ा सा हमें एबिटा मार्जिन से सुधार मिला है। आगे जाकर कंपनी की प्रयास यही रहेगी कि आने वाले साल में भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा ध्यान रहेगा। डाउनकुनी प्लांट में हमारा जो ऑपरेशन एफिशिएंसी था, इस साल लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एबिटा मार्जिन में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स और बढ़कर आने चाहिए करंट ईयर के अंदर। जी, और मिस्टर तोडी, आपने बात की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, तो इनका शेयर आपके पूरे प्रोडक्ट मिक्स में अब कितना है? ये अभी राइट नाउ अबाउट 10% है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इसे लगभग 25% तक हमें अपने टॉप लाइन का लेके जाना है। ओके, और इस पे जब कंपनी फोकस करेगी, मार्जिन का भी आपने जिक्र किया, तो मार्जिन को हम देख रहे हैं कि इसको भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये इसके पीछे आप क्या वजह माने? बेटर मिक्स है या कॉस्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा एक तरह से कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स उठाए हैं? इसमें दोनों ही बात है। प्राइमरीली डाउनकुनी प्लांट का जो कॉस्ट एफिशिएंसी था वो मेजॉरिटी पोर्शन वो है, प्लस कुछ इस साल हमने अपने प्रोडक्ट मिक्स को, जैसे कि मैंने कहा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा झुकाव रहा है। आने वाले समय में भी हम ज्यादा झुकाव वैल्यू एडेड की तरफ ही रखेंगे। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर ऑन एक्टिव लॉन्च किया था, जो ऑन हमारा प्रीमियम वेयर ब्रांड के अंदर आता है, वैल्यू एडेड सेगमेंट है। तो लास्ट क्वार्टर हमने ऑन एक्टिव लॉन्च किया था, उसका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट में मिला है। तो हम आगे उम्मीद रखते हैं कि इससे हमें सेल में भी अच्छी बूस्ट मिलेगी और मार्जिन से कुछ इंप्रूव होने चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उदित तोडी, सीनियर वीपी लक्स इंडस्ट्रीज हमारे साथ थे। ये क्वार्टर अच्छा रहा है लक्स इंडस्ट्रीज के लिए, और उदित बता रहे थे कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर फोकस कंपनी बढ़ाने वाली। अभी 10% इनके प्रोडक्ट मिक्स का ये हिस्सा है, जिसे आगे इस साल में 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। लक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक आपके स्क्रीन पर अच्छी बढ़त के साथ कारोबार यहाँ पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा की ट्रेडिंग टिप्स। आप देख रहे हैं सौदा आपका, प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। और प्रकाश जी, अब वक्त है आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानने का। जिंदाल स्टील काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था कल और आज सस्टेन हुआ है। जिंदाल स्टील का जो टारगेट है 130 के करीब है। 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप होना चाहिए 120 का जिंदाल स्टील।
दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है सीमेंस। बहुत बढ़िया अपमूव मिला है यहाँ पर। आज एक जो ओपन हुआ है गैप के साथ वो काफ़ी बढ़िया है। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 1420 का है। यहाँ पर शॉर्ट स्क्वीज लगती है मुझे। स्टॉप होना चाहिए 1370 का। इसी के साथ प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश जी के साथ साथ सौदा आपका में मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।